17 मार्च सामाजिक विज्ञान पेपर में छपने वाले 100% प्रश्न, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 17 मार्च सामाजिक विज्ञान पेपर सोशल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लिया तो 17 मार्च सामाजिक विज्ञान पेपर में सोशल साइंस पेपर में पूरे 80 नंबर आप उखाड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर जो आपके 17 मार्च को होने वाला है, पूरा पेपर आपके यहीं से बनेगा। सारी चीजें आपको साथ साथ में अच्छे से आपको याद करनी है, विद सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूं। तो 17 मार्च सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर यहां से छपेगा, पूरा पेपर आपके यहां से बनेगा और पेपर में छपने वाले सीधे छपने वाले प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो देखिए, सबसे पहले पेपर में आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंदर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी 18 मल्टीपल चॉइस मिलेंगे और 6 रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे और 12 आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो आपके और उसके बाद में सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपके सभी प्रश्न लघुतरात्मक मिलेंगे, सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और सेक्शन डी में आपके निम्नात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो सारे प्रश्न इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर आप उखाड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां पर देखिए, मैंने सारी चीजों को पॉइंट वाइज लिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कि नेपोलियन को पराजित करने वाली यूरोपीय शक्तियां। तो नेपोलियन को पराजित करने वाली जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि नेपोलियन को पराजित करने वाली यूरोपीय शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो एक है आपके ब्रिटेन और दूसरी है आपके रूस और तीसरी है आपके प्रेसा और 4 नंबर पर है आपके ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों शक्तियों के प्रतिनिधियों ने सन 1815 में वियना संधि की। तो दूसरा क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि वियना संधि कब हुई। तो वियना संधि आपको याद रखनी है 1815 में। ओके, नेपोलियन को पराजित करने वाली यूरोपीय शक्तियां ब्रिटेन, रूस, प्रेसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने सन 1815 में कौन सी संधि की? वियना संधि की। यह आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए, सेकंड पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनेगा और इटली का जुसेप्पे मैत्तेसानी, यानी जुसेप्पे मैत्तेसानी है वो इटली देश का एक क्रांतिकारी था। ओके, और कार्बोनारी के गुप्त संगठन का एक मेंबर था, एक सदस्य था। तो जुसेप्पे मैत्तेसानी है वो एक कौन से देश का क्रांतिकारी था जो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था? तो ये आपको याद रखना है, इटली देश का ये एक क्रांतिकारी था। तो दूसरा प्रश्न आपके इस प्रकार से बनेगा कि जुसेप्पे मैत्तेसानी है वो कौन से देश का क्रांतिकारी था जो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का एक मेंबर था, एक सदस्य था। तो उस देश का नाम क्या है? इटली। तो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से आपको मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि 18 मई 1848 को जर्मन क्षेत्रों में मतदान द्वारा सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया गया। तो नेशनल असेंबली का जो गठन है वो कब किया गया? 18 मई 1848। याद रखना कि 18 मई 1848 को नेशनल असेंबली का गठन किया गया, जिसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे। तो उसमें जो प्रतिनिधि है वो कितने थे? 831 थे और इसे क्या कहा गया? फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से इसे जाना गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि 18 मई 1848 को जर्मन क्षेत्रों में मतदान द्वारा सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया गया, जिसमें कितने प्रतिनिधि थे? 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे और इसको क्या कहा गया? फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से इसको जाना गया। उसके बाद में अगला है आपके कि वर्साई में प्रेसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया।
तो यहाँ पर देखिए राजा का नाम क्या है, राजा विलियम। तो राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कब किया गया, जनवरी 1871 में। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कब किया गया, जनवरी 1871 में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यंग इटली नामक गुप्त संगठन है वो आपके सन 1830 में, और किसके द्वारा, जूसेपे मैथेस्नी के द्वारा। ओके, ये आपको याद रखना है। जब आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हो जाएगा 17 मार्च को, तो उसके बाद में आप मिला लेना, सारी चीजें यहां से आपके छपेगी, सीधा छपेगी आपके पेपर में। तो यंग इटली नामक जो गुप्त संगठन है, उस गुप्त संगठन है वो कब लागू हुआ, आपके सन 1830 में, और किसके द्वारा, जूसेपे मैथेस्नी के द्वारा। यह आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है आपके कि एक्ट ऑफ यूनियन नामक समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन। तो एक्ट ऑफ यूनियन नामक समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो गठन है वो कब हुआ था, 1707 में, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। ओके, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला है आपके कि मारियोन किस राष्ट्र का नारी का प्रतीक रूपक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको 100% मिल सकता है। ओके, जो 100% है उनको तो आपको पढ़ना ही है। ओके, तो मारियोन है वो किस राष्ट्र का नारी का रूपक प्रतीक था, तो किसका था, फ्रांस का। ओके, ये आपको याद रखना है, कौन से राष्ट्र का था, फ्रांस का। उसके बाद में अगला है जर्मेनिया है वो किस राष्ट्र का नारी रूपक प्रतीक था। तो जर्मेनिया है वो किस राष्ट्र का नारी रूपक प्रतीक था, जर्मन का। यानी जर्मेनिया से आपको याद हो जाएगा जर्मन। उसके बाद में अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब प्रारंभ हुआ, 1914 ईस्वी में। ये भी आपके 100% मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये फ्रांस और जर्मन वाला भी आपके 100% मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है। उसके बाद में है आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है वो कब हुई। तो आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है वो सन 1929 ईस्वी में हुई। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। इम्मानुएल द्वितीय है उसको इटली का कौन से राष्ट्र का राजा घोषित किया गया, तो ये पूछे तो आपको बताना है इटली का। ओके, और कब घोषित किया गया, सन 1861 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 1890 ईस्वी के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैली। ओके, तो 1890 ईस्वी के दशक में कौन सी बीमारी फैली, रिंडर पेस्ट। ओके, और ये कहां पर फैली थी, कौन से महाद्वीप में फैली थी, आपके अफ्रीका में। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि कॉर्न लॉ कब लागू किया गया। तो कॉर्न लॉ है वो कब लागू किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कहां पर लागू किया गया, ब्रिटेन में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला है आपके कि सूती उद्योग व कपास उद्योग विकसित उद्योग थे। तो सूती उद्योग और कपास उद्योग कौन से देश के विकसित उद्योग थे, तो उस देश का नाम है आपके ब्रिटेन। उसके बाद में अगला है आपके कि भारत में प्रथम वस्त्र कारखाना मुंबई में स्थापित हुआ। कब हुआ था, 1854 में। ये डेट आपको याद रखनी है कि भारत में प्रथम वस्त्र कारखाना मुंबई में कहां पर स्थापित हुआ, मुंबई में। ये आपको याद रखना है, और कब हुआ था, 1854 में। उसके बाद में अगला है आपके कि स्पिनिंग जेनी मशीन है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो स्पिनिंग जेनी मशीन है उसका निर्माण जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, और कब किया था, 1764 ईस्वी में। यह आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला है आपके कि सेठ हुकुमचंद के द्वारा पहली जूट मिल की स्थापना की गई। तो सेठ हुकुमचंद के द्वारा पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी, कोलकाता में की गई थी, और कब की गई थी, 1912 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि प्रथम कताई और बुनाई मिल की स्थापना कब की गई। तो प्रथम कताई और बुनाई मिल की जो स्थापना है वो 1874 ईस्वी में की गई।
उसके बाद में अगला है कि देश की पहली जूट मिल की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आपको पेपर में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन कि देश की पहली जूट मिल की जो स्थापना है वो 1855 ईस्वी में, और कहां पर, बंगाल राज्य में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में भाप के इंजन का निर्माण सर्वप्रथम किया था, तो भाप के इंजन का निर्माण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, न्यूकोमेन ने किया था, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक, तो मुद्रण की सबसे पहली जो तकनीक है वो कौन कौन से देशों में आई, एक तो चीन है, दूसरा जापान है और एक आपके कोरिया, तीनों देशों के नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद में 868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, डायमंड सूत्र, तो डायमंड सूत्र है वो कौन से देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है, जापान की, और ये कब छपी थी, 868 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि जैतून प्रेस का आविष्कार किया, तो जैतून प्रेस का जो आविष्कार है वो किसने किया था, कब किया था, तो 1448 में जैतून प्रेस का आविष्कार हुआ, और किसने किया था, गुटेनबर्ग ने, ये भी आपको याद रखना है, इसका पूरा नाम है योहान गुटेनबर्ग। उसके बाद में अगला है आपके कि एदो या फिर टोक्यो में जन्मे कितागावा उतामारो ने उकियो, उकियो का मतलब यहां पर है आपके कि तैरती दुनिया के चित्र नामक एक नई चित्र शैली को जन्म दिया था, कब दिया था, 1753 ईस्वी में, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 95 स्थापनाओं का लेखन किया, तो 95 स्थापनाओं का लेखन वो किसने किया था, मार्टिन लूथर ने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सीधा आपको पेपर में छपा हुआ मिल सकता है कि 95 स्थापनाओं का लेखन किसने किया, मार्टिन लूथर ने। उसके बाद में नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो कौन से राज्य में आई, तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो गोवा राज्य में आई थी, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि बंगाल गजट नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किसने किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, कब किया था, 1780 ईस्वी में। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके कि 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध आपकी बुक है, पुस्तक है तुलसीदास कृत रामचरितमानस, इसका प्रथम मुद्रित संस्करण है वो कब हुआ था, 1810 ईस्वी में हुआ था, और कहां पर हुआ था, कलकत्ता में, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में है सुंदर और कलात्मक लेखन कला को क्या कहते हैं, तो सुंदर और कलात्मक लेखन कला है वो क्या कहलाती है, सुलेखन कहलाती है, और सुलेखन का दूसरा नाम क्या है आपकी, खुशनविशी, और इसका तीसरा नाम क्या है, कैलीग्राफी, यानी सुलेखन, खुशनविशी या कैलीग्राफी, एक ही नाम है, एक ही परिभाषा होगी इसकी, सुंदर और कलात्मक लेखन कला। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी कि चर्मपत्र अथवा जानवरों के चमड़े से बनी लेखन क्या कहलाती है, वेलम कहलाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके 100% पेपर में आपको मिल सकता है कि चर्मपत्र अथवा जानवरों के चमड़े से बनी लेखन कला क्या कहलाती है, वेलम कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि आमार जीवन नामक आत्मकथा का प्रकाशन है वो कब हुआ, तो आमार जीवन आत्मकथा का प्रकाशन है वो आपके 1876 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में है गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद पुस्तक के नामक लेखक हैं आपके जयदेव। उसके बाद में है गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो गुलामगिरी नामक पुस्तक है उसकी रचना ज्योतिबा फुले ने की थी। और उसके बाद में ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है उसका आयोजन कब हुआ था, 1992 में, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो कब हुई थी, 1973 में। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि वन्य जीव अधिनियम है वो कब लागू किया गया, तो वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया, 1972 में। उसके बाद में सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा है वो कौन सी फसल को कहा जाता है, जूट फसल को कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भारत है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 100% है, पेपर में आपको छपा हुआ मिल सकता है, नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपके भारत। उसके बाद में है एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों में कच्चे पदार्थ के रूप में
प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। यानी एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन है। ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके कि मारमागांव पतन है वो कौन से राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। और न्यू मंगलोर पतन है वो कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। और कोच्चि पतन है वो कौन से राज्य में स्थित है? केरल में है। उसके बाद में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 ईस्वी में। उसके बाद में बेल्जियम है वो किस महाद्वीप का देश है? तो बेल्जियम कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है सिहेली किस देश का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है? तो सिहेली है वो कौन से देश का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है? श्रीलंका देश का। उसके बाद में है बेल्जियम की राजधानी का नाम। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। ये भी आपको याद रखना है। और किस देश में बहुसंख्यकवाद की स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है? तो उस देश का नाम है श्रीलंका। और उसके बाद में है किस देश की सरकार ने एकात्मक शासन के स्थान पर संघीय शासन प्रणाली को अपनाया? तो उस देश का नाम आपको बताना है बेल्जियम। यानी बेल्जियम की सरकार ने क्या किया? एकात्मक शासन के स्थान पर संघीय शासन प्रणाली को अपनाया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके कि किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो कौन से देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? श्रीलंका में। और भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है जिसका अपना संविधान है? तो उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। उसके बाद में है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट है वो कब लागू की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट है वो 1 नवंबर 1956 को लागू हुई। उसके बाद में है संघ सूची में सम्मिलित विषय कौन कौन से हैं? तो संघ सूची है उसमें सम्मिलित विषय हैं आपके एक तो प्रतिरक्षा है, और एक विदेशी मामले हैं, और एक बैंकिंग है, और एक संचार है, एक मुद्रा है। उसके बाद में राज्य सूची में सम्मिलित विषय कौन कौन से हैं? एक तो पुलिस है, एक व्यापार है, एक वाणिज्य, और एक आपकी कृषि, और एक आपकी सिंचाई। उसके बाद में समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं? तो एक तो है शिक्षा, एक है वन, एक मजदूर, एक विवाह, और एक गोद लेना या फिर उत्तराधिकार। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? कितनी लैंग्वेज है? 22। ये आपको याद रखनी है। अगला है आपके कि किन किन यूरोपीय देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? तो कौन कौन से यूरोपीय देश हैं? एक तो स्वीडन है, एक नॉर्वे, और एक फिनलैंड। इन तीनों यूरोपीय देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? तो भारत में जनगणना है वो 10 वर्ष पश्चात होती है। उसके बाद में अगला है आपके 2 दलीय व्यवस्था कौन कौन से यहाँ पर देशों में है? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, और एक ग्रेट ब्रिटेन है। और बहुदलीय जो व्यवस्था है वो कौन से देश में है? भारत में। तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का निर्माण कब हुआ? तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो निर्माण है वो सन 1999 ईस्वी में हुआ। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन है वो कब हुआ? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन है वो 1925 ईस्वी में हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन है वो कब हुआ? 1964 ईस्वी में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन 1964 ईस्वी में हुआ। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? कांशीराम के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से किस राज्य में सक्रिय है, किस राज्य में एक्टिव है? तो बहुजन समाज पार्टी है वो मुख्य रूप से कौन से राज्य में सक्रिय है? उत्तर प्रदेश में। तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उसके बाद में है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था
समानता पर आधारित है, तो ये रिक्त स्थान आपको फिल करना है। तो इस रिक्त स्थान में आएगा राजनीतिक, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि शासन की वह व्यवस्था जिसमें समस्त शक्तियां हैं वो एक ही व्यक्ति के हाथों में हो, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तानाशाही व्यवस्था कहते हैं। यानी शासन की वह व्यवस्था जिसमें समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में हो तो उसे तानाशाही व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है आपके कि शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? तो शासन की कौन सी व्यवस्था है जिसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? तो उस व्यवस्था का नाम है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। और वैध शासन है वो किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? तो उस व्यवस्था का नाम है लोकतांत्रिक। और कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? तो उस व्यवस्था का नाम है लोकतांत्रिक। उसके बाद में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो कौन से राज्य में शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम है? तो उस राज्य का नाम है केरल। और जन्म के समय संभावित आयु है वो क्या दर्शाती है? तो जन्म के समय संभावित आयु है वो क्या दर्शाती है? औसत आय को दर्शाती है। और औसत आय का एक नाम और है वो आपको याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद में प्राथमिक जो क्षेत्रक है उसको कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। और तृतीयक क्षेत्रक है उसको क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक। तो तृतीयक क्षेत्रक है उसको हम सेवा क्षेत्रक के नाम से कहते हैं, नाम से बोलते हैं। उसके बाद में जीडीपी का पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद। इसका प्रकाशन कहां से होता है? केंद्र सरकार के द्वारा होता है। तो जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद है, उसका प्रकाशन होता है किसके द्वारा होता है? केंद्र सरकार के द्वारा होता है। उसके बाद में प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, एक तो है कृषि, एक खनन है, एक मत्स्य पालन है, एक डेयरी है और एक है शिकार। ये सब प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। उसके बाद में द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां कौन कौन सी हैं? एक तो है कपास से कपड़ा, और एक है गन्ने से चीनी, और एक है लोहे ऐसक से इस्पात। ये सब द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। उसके बाद में तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां कौन कौन सी हैं? एक तो परिवहन है, एक संचार है, एक व्यापार है, एक शिक्षा है, एक स्वास्थ्य है। और उसके बाद में मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? तो मुद्रा के आधुनिक रूप है एक तो करेंसी, एक कागज के नोट और एक सिक्के। उसके बाद में केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद में आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा को क्या समझा जाता है? तो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा को चेक समझा जाता है। उसके बाद में औपचारिक क्षेत्रक ऋण कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत आते हैं एक तो बैंक है, एक सहकारी समितियां। और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? एक तो साहूकार है, एक व्यापारी है, एक मालिक है, एक रिश्तेदार है और एक दोस्त है। उसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है? तो कौन सा देश है जो सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है? तो उस देश का नाम है चीन। उसके बाद में है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किया गया। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का निर्माण कब किया गया था? 24 दिसंबर 1986 को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? आपके 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में है मानक वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह जारी करने वाली संस्था। तो जो मानक वस्तुएं हैं उनके लिए ISI चिन्ह है वो जारी करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय मानक ब्यूरो। इस संस्था का नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि मानक वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह जारी करने वाली जो संस्था है वो भारतीय मानक ब्यूरो है। उसके बाद में RTI का पूरा नाम आपको याद रखना है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार। ये कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आभूषणों को अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने वाला प्रमाणन कौन सा है?
तो आभूषण है उनको अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने वाला जो प्रमाणन है वो है हॉलमार्क, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निम्नात्मक। तो इन प्रश्नों का निचोड़ और देने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया है कि नागरिक संहिता, नागरिक संहिता जिसका दूसरा नाम है नेपोलियन संहिता, दोनों एक ही हैं। नागरिक संहिता कह सकते हैं या फिर नेपोलियन संहिता कह सकते हैं। इसका निर्माण वो कब किया गया? ओके, दोनों प्रश्न एक ही हैं, उनका उत्तर भी एक ही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न लिया है मैंने परिभाषा। अब देखिए परिभाषा किसकी याद करनी है? एक तो है कल्पनादर्श जिसको यूटोपिया कहते हैं, दूसरा है रूढ़िवाद, रूढ़िवाद की परिभाषा आपको याद रखनी है, रूमान्यवाद की परिभाषा याद रखनी है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न मैंने लिया है कि 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम है, वो परिणाम आपको याद रखने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है असहयोग खिलाफत आंदोलन के बारे में वर्णन, यानी इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपको याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है सिल्क रूट। तो सिल्क रूट को परिभाषित कीजिए, इसका महत्व लिखिए। तो एक तो इसकी परिभाषा याद रखनी है और एक इसका महत्व है आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, उसके बाद में परिभाषा याद रखनी है, एक तो वैश्वीकरण की परिभाषा याद रखनी है और दूसरा है आपके उदारीकरण, दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में आदि या फिर पूर्व औद्योगिकरण, आदि औद्योगिकरण या पूर्व औद्योगिकरण है, उसकी भी परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है औद्योगिकरण की परिभाषा आपको याद रखनी है और औद्योगिक क्रांति है उसके कारक आपको याद रखने हैं। उसके बाद में एक तो काली मृदा है और दूसरी है आपकी मृस्थलीय मृदा। इन दोनों मृदाओं की जो विशेषताएं हैं, चार विशेषताएं आपको याद रखनी है। मैं यहां पर लिख देता हूं, चार विशेषताएं आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में है अंतरराष्ट्रीय संसाधन से आपका क्या अभिप्राय है। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में इसकी परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में है जैव और अजैव संसाधन, इन दोनों में अंतर, और एक खादर और बागर, इन दोनों में अंतर अच्छे से आपको आना चाहिए। ओके, दोनों में से एक आपको मिल सकता है पेपर में। उसके बाद में है भूमि निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने के उपाय। तो भूमि निम्नीकरण की जो समस्या है उसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद में है जल दुर्लभता क्या है। तो जल दुर्लभता की परिभाषा और इसके प्रमुख कारण है वो आपको याद करने हैं। और बहुउद्देशीय परियोजना क्या है और इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियां क्या हैं, वो आपको याद रखनी है। उसके बाद में गेहूं और चावल, गेहूं और चावल की खेती के लिए जो आवश्यक भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का वर्णन आपको करना है और विनिर्माण की परिभाषा आपको याद करनी है। संघवाद क्या है, संघवाद की क्या परिभाषा है और संघवाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में जातिवाद क्या है, सांप्रदायिकता क्या है और लैंगिक विभाजन क्या है, इन तीनों की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। यानी एक तो जातिवाद है, आपके जातिवाद क्या होता है, और एक है सांप्रदायिकता क्या होती है, एक लैंगिक विभाजन क्या होता है। तो तीनों की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी राजनीतिक दल क्या है। तो राजनीतिक दल की परिभाषा अच्छे से आपको याद करनी है। और भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष जो 4 चुनौतियां हैं वो चुनौतियां आपको याद करनी है। उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय, इन दोनों की परिभाषा और सूत्र। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय को हम क्या कहते हैं, औसत आय कहते हैं। तो इनकी परिभाषा और इनका सूत्र है वो आपको याद करना है। और परिभाषा याद करनी है किसकी, एक तो प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा याद करनी है, एक मध्यवर्ती वस्तुओं की परिभाषा और एक अंतिम वस्तुओं की परिभाषा। 3 परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के बारे में आपको याद करना है, इनकी परिभाषा याद करनी है, इनके उदाहरण आपको याद करने हैं और या फिर अंतर आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में एक तो अल्प और एक छिपी या फिर प्रचलन, तीनों एक ही नाम है, अल्प कह सकते हैं या फिर छिपी कह सकते हैं या फिर प्रचलन, ये बेरोजगारी के नाम है। ओके, तो अल्प छिपी या प्रचलन बेरोजगारी क्या है, तो इसकी परिभाषा याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट में परिभाषा है आपके, एक तो वस्तु विनिमय की परिभाषा, एक मुद्रा की परिभाषा और एक मांग जमा की परिभाषा और एक बैंक चेक, इन सभी की परिभाषा आपको याद करनी है। उसके बाद में है सहकारी समितियां क्या हैं
इनके बारे में आपको लिखना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ाने के लिए कौन कौन से सुझाव हैं वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है बैंक के कार्य लिखिए। तो बैंक के कार्य आपको लिखने हैं और बैंकों से ऋण लेने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो शर्तें आपको याद करनी है। उसके बाद में फिर से परिभाषा याद करनी है। एक तो विदेशी निवेश की परिभाषा याद करनी है, एक विदेशी व्यापार की परिभाषा याद करनी है, और उसके बाद में वैश्वीकरण की परिभाषा, एक आपके उदारीकरण और एक आपके व्यापार अवरोधक, इन सभी की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में सरकार द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या को सीमित करना क्या कहलाता है? कोटा कहलाता है। तो कोटा की परिभाषा आपको याद करनी है कि सरकार द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की सीमा पर एक जो वस्तुओं की जो संख्या है उसको सीमित करना क्या कहलाता है? कोटा कहलाता है। उसके बाद में है बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशय है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में और इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में विद्युत उपकरणों पर अंकित शब्द चिन्ह या प्रमाणन क्या होता है? ISI होता है, ये आपको याद रखना है। और जो खाद्य वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तुओं पर अंकित शब्द चिन्ह या प्रमाणन क्या होता है? एगमार्क होता है। और आभूषण पर क्या होता है? हॉलमार्क। ये आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो 17 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। पूरे 80 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।